नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव तथा कृषि के तरीकों को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम उद्यानिकी के मुद्दों एवं समस्याओं को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं उद्यानिकी या बागवानी से। देखिए, उद्यानिकी का सामान्य अर्थ होता है फल फूल एवं सब्जियों को उगाना तथा उनका अध्ययन करना, परंतु विशेष अर्थ में हम कह सकते हैं कि उद्यानिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें न केवल फल फूल सब्जियों को उगाना बल्कि फल फूल एवं सब्जियों का संरक्षण सम्मिलित होता है। इसके साथ ही इसमें फलों के माध्यम से या फूलों के माध्यम से एक बेहतर लुक तैयार करना या परिदृश्य का निर्माण करना या उद्यान डिजाइन तैयार करना, इसके साथ ही निर्माण तथा फल फूल सब्जियों का संरक्षण भी इसमें सम्मिलित होता है। अब जो उद्यानिकी है उसकी मुख्य रूप से हम उसको 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा फल विज्ञान, जिसमें हम फलों के उत्पादन की क्रियाओं को समझेंगे। दूसरा हो जाएगा सब्जी विज्ञान, जिसमें सब्जी उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन की क्रियाओं को समझेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, पुष्प विज्ञान। अब यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से शुरुआत में हम किसी भी टॉपिक का जो है बेसिक समझेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मुद्दे। अब मुद्दे अगर हम जैसे देखें कि उद्यानिकी से संबंधित या फल विज्ञान है या सब्जी विज्ञान है, तो इनसे संबंधित मुद्दे क्या हो सकते हैं कि इनकी वृद्धि कैसे मतलब इनकी वृद्धि में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, राइट, या निम्न उत्पादन के कौन कौन से कारण होते हैं, या फिर इनकी जो है समस्याएं कौन कौन सी हैं, तथा मध्य प्रदेश सरकार ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन सी नीतियां जो है वो लागू की हैं। तो इस तरीके से शुरू में हम बेसिक पढ़ेंगे और फिर एक एक करके उस टॉपिक से जो भी संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर फल विज्ञान से, राइट। फल विज्ञान में फलों के उत्पादन तथा उत्पादन में प्रमुख जो कृषि अभिक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी बात है, फल विज्ञान में फलों का उत्पादन तथा फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण जो कृषि क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे फल विज्ञान से संबंधित। तो पहला हो जाएगा फल उत्पादन की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, राइट। अब ये जो टॉपिक ऐसे हैं इनमें से कई सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही पता हो सकती हैं। तो इसके जो विशेष कारण हैं मैं उनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करता जाऊँगा ताकि जो कीवर्ड्स हैं वो आपसे मिस ना हो और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। तो पहला हो जाएगा फल उत्पादन की समस्या। फल उत्पादन की जो समस्याएं हैं उनको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आंतरिक कारण और दूसरा हो जाएगा बाह्य कारण। यहाँ पर जो समस्याएं हैं आंतरिक कारण एवं बाह्य कारण से मतलब क्या हुआ, आंतरिक समस्याएं मतलब जो फल है, राइट, फलों का पौधा है, राइट, उस पौधे में उस पौधे के फूलों में विकास नहीं हो रहा है या फलों का निर्माण नहीं हो रहा है या उस फल का जो वृक्ष है या फल का जो पौधा है उसका ही विकास नहीं हुआ है, अर्थात जो फल पौधा है उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं हम उनको मान सकते हैं फल उत्पादन की आंतरिक समस्याएं। वहीं जो बाह्य समस्याएं हैं तो बाह्य समस्याओं में तो पूरा का पूरा परिवेश हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, बीज हो जाएगा, जिसमें और कई सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो पहला हो जाएगा इसका आंतरिक कारण। तो फल उत्पादन की समस्याओं में पहला हो जाएगा आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में हो जाएगा प्राकृतिक परिस्थितियां, राइट। फलों के पौधों या वृक्षों की कई प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से हो सकता है उसमें अच्छे फूलों का विकास ना हो या जो फूल कलिका है वह कैसी होती है, अपूर्ण होती है। तो फूलों का या फूल कलिका का जब विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उससे एक अच्छा फल और
फल जब उत्पादित नहीं होगा तो उससे बीज का उत्पादन भी नहीं होगा। अर्थात प्राकृतिक परिस्थितियों में फूल का ना बनना, अपूर्ण फूल कलिका का होना, पराग कणों का विकसित ना होना, राइट, या अपूर्ण फल का विकसित होना, एक स्पष्ट बीज का निर्माण ना होना, ये सभी फल उत्पादन की प्राकृतिक जो है कारण माने जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आनुवांशिक कारण हो जाएंगे, राइट। तो जो फलों के बीज होते हैं, फलों के बीज हो सकता है कि अच्छे ना हो, या वो अच्छी पैदावारी देने वाले ना हो, या हो सकता है कि जो बीज हैं या जो फूल है उसके परागकण हो सकता है नपुंसक हो। कुल मिलाकर अगर आनुवांशिक तरीके से बीज अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उससे फलों की पैदावारी भी कम होगी और फलोत्पादन में कमी भी आएगी। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा पौधों की भीतरी परिस्थितियाँ, जिसमें भीतरी परिस्थितियों में बीज का निर्माण ना होना, पराग कणों का देर से निकलना या पराग कणों का समय से पहले ही निकल जाना, राइट, पराग नलिका का क्षतिग्रस्त हो जाना, ये सभी जो समस्याएं होती हैं ये पौधों के या फलों के जो है आंतरिक कारण हैं और इन कारण की वजह से भी फल उत्पादन में कमी आती है, फलों का उचित विकास नहीं हो पाता है, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर वाह कारण। तो फल उत्पादन के प्रमुख वाह कारणों में सबसे पहला हो जाएगा पोषक पदार्थों की अनिश्चित मात्रा, राइट। पिछले लेक्चर्स में ही मैंने बताया था कि फसलों के, पौधों के या वृक्षों के पूर्ण विकास के लिए उनको माइक्रो एवं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और यदि ये पोषक पदार्थ या तो असंतुलित मात्रा में है या न्यून मात्रा में है तो उससे पौधों की वृद्धि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, राइट। यदि किसी पौधे में जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, राइट, या नाइट्रोजन हुआ या सल्फाइड हुआ, राइट, अगर इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो उससे पौधों की जो है वो वृद्धि क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, राइट, या रुक जाएगी। तो अगर नाइट्रोजन है या कार्बोहाइड्रेट है या सल्फाइड है, कार्बोहाइड्रेट, अगर इन जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों की अगर कमी होती है, पोषक पदार्थों की कमी होती है, तो उससे जो वृक्ष हैं, पौधे, फलों के वृक्ष हैं या पौधे हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, राइट। और अगर वृद्धि रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है अच्छे एवं स्वस्थ फलों का निर्माण नहीं हो पाएगा, फलस्वरूप जो फल उत्पादन है वह कम होगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कृंतन हो जाएगा और रोपण हो जाएगा। कृंतन से तात्पर्य होता है पत्तियों को छांटना, राइट। कई फलदार पौधे ऐसे होते हैं जिनकी समय समय पर पत्तियों को छांटा जाना आवश्यक होता है, लेकिन यदि कृंतन के समय अधिक मात्रा में पत्तियां छांट दी जाएं तो उससे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने में जो है कठिनाई महसूस करते हैं या वो बना नहीं पाते हैं, जिससे पौधा सूखने लगता है एवं फलों के उत्पादन में कमी होती है। वैसे ही जब पौधों को एक जगह से दूसरी जगह पर रोपा जाता है, राइट, शुरुआत में जो कई फल होते हैं, राइट, वो उनको एक जगह पर इकट्ठा जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि फलों का जो झाड़ बनेगा उसकी आधार पर हम जो है फलों को एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ गैप के साथ में उनको क्या करते हैं, रोपित करते हैं, ताकि उनका विकास होने पर वो दोनों पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो आपस में ना टकराएं। इसीलिए रोपण के समय भी उचित मिट्टी का चुनाव होना चाहिए, राइट। उनके बीच की दो फलदार वृक्षों की जो बीच की दूरी है वह भी संतुलित होना चाहिए, ताकि बाद में जाकर फलों के उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, राइट। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर भौतिक पर्यावरण। पिछली क्लास में ही हमने देखा था कि फलों के या फसलों के उत्पादन के लिए भौतिक पर्यावरणीय कारक जैसे जलवायु, वर्षा, तापमान की मात्रा एवं मिट्टी की गुणवत्ता उपयुक्त होना आवश्यक है। अगर भौतिक पर्यावरणीय कारक जैसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी फल के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है, राइट, मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है, या उस
फलों के पकने के लिए उचित तापमान नहीं है, तो जाहिर सी बात है वह फल उस क्षेत्र में उत्पादन देने में या उसके उत्पादन में कमी आएगी, राइट। तो इस तरीके से उपयुक्त वातावरण भी फलों के उत्पादन हेतु अति महत्वपूर्ण होता है, राइट। यही कारण है कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कुछ फल जो है वो किसी विशेष जलवायु वाले क्षेत्रों में ही विकसित होते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा, राइट। वर्षा की मात्रा, तापमान की मात्रा, राइट। या फिर जब फल पकने वाले होते हैं या जब फूल आने वाले होते हैं उस समय पे पर्याप्त वर्षा की मात्रा या तापमान की मात्रा होनी चाहिए, तभी जो फलदार वृक्ष हैं या फलदार पौधे हैं उनमें फूल अच्छे से लगेंगे, बीजों का निर्माण होगा और फल भी अच्छे स्वस्थ जो है फलों का उत्पादन में वृद्धि होगा, राइट। इसके बाद में अगला हो जाएगा पौधे की उम्र तथा क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। तो फलों के उत्पादन में पौधे की उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, राइट। एवं इसके साथ ही जो है कोई फल कितना अधिक उत्पादन कर सकता है, ये पौधे का आंतरिक गुण हो जाएगा। यहाँ पर जो अधिक उम्रदार जो फल होते हैं, राइट, उनका फल उत्पादन भी अधिक होता है, राइट। एक बार अगर हमने उस जो है फलदार वृक्ष है उसको अगर हमने अच्छे से विकसित कर लिया तो उससे लंबे 20-30 वर्षों तक, अगर उसकी उम्र अच्छी है तो लगातार 20-30 वर्षों तक वह अधिक फलों का उत्पादन करेगा, राइट। इसके साथ ही उस पौधे की संरचना कैसी है इसका भी फलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये दोनों ही कम है तो उससे भी फल उत्पादन कम होगा, राइट। इसके साथ ही तापक्रम हो जाएगा, तो तापक्रम हो जाएगा एवं प्रकाश हो जाएगा। समय अनुसार, विशेष समय अनुसार जब फलदार वृक्ष पौधा होता है, जब उसमें फूल आते हैं एवं जब उसमें फल लगते हैं तथा जब फल पकते हैं तब तापमान की एवं प्रकाश की भी उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। अगर तापमान आवश्यकता से कम होगा तब भी फल नहीं पकेंगे या फलों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और वहीं अगर आवश्यकता से अधिक प्रकाश या तापक्रम होगा तो वह भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही पानी का अनुपात बिगड़ जाना भी फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फिर फूलों के समय पे वर्षा, जाहिर सी बात है अगर फूलों के समय पर वर्षा होगी तो उससे फूल जो है झड़ जाएंगे, और अगर फूल झड़ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है फलों के उत्पादन में कमी आएगी, राइट। इसके साथ ही हम और कई चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे रोग लगना, राइट। कई बार जो फूल अवस्था में, राइट, कई बार फूल अवस्था में या जब फल पकने वाले होते हैं तब कई प्रकार के रोग लग जाते हैं जो कि फलों के उत्पादन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, राइट। रोग लगने से कई बार जो फूल होता है वही झड़ जाता है, या फिर रोग लगने से जो अपूर्ण मतलब जो पका हुआ बगैर पका हुआ जो फल होता है वो डाली में से टूटकर पहले ही गिर जाता है। तो इस तरीके से रोग लगने से भी फलों के उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। इसके साथ में उचित कीटनाशकों का प्रयोग ना होना, राइट। तो उचित कीटनाशक, अगर कीटनाशक या जैसे अगर हम जो बगीचा है, राइट, उसमें फलों के आसपास में अगर हम उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि कीटनाशक के छिड़काव से या फिर जो खरपतवार नाशक होता है उसके छिड़काव से जो फलदार पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं उनके हो सकता है पत्ते क्षतिग्रस्त हो जाएं, फूल क्षतिग्रस्त हो जाएं, या फिर जो मतलब जो बगैर पका हुआ फल है वह भी हो सकता है उससे प्रभावित हो, तो उससे कई बार जो है फूल भी झड़ जाते हैं और फल भी नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, राइट। इसके साथ ही कीटों का, पक्षियों का एवं पशुओं का आक्रमण, राइट। जहां पर बागवानी होती है वहां पर जो है
पक्षियों एवं पशुओं से उचित बचाव की आवश्यकता होती है। नहीं तो कई बार जो जैसे अमरूद की बात करते हैं, सेब की बात करते हैं, अमरूद हुआ या सेब हुआ, ये कई पशु पक्षियों के द्वारा भी खाया जाता है। जैसे आपको सब पता होगा कि केरल में तो जो निपाह वायरस था, वो जो जैसे फल है, किसी फल को जैसे चमगादड़ ने खा लिया, तो इससे दो चीज़ होती, एक तो उससे जो है फलों की उत्पादन में कमी आएगी। भाई कोई हो सकता है जो जितनी भी सुआ है, कौआ है, तोता, मैना है, जब वो फलों जैसे अमरूद है, अमरूद, सेब, इन पर जब खाने के लिए हमला करेंगे तो उससे एक तो फल उत्पादन भी कम होगा। हो सकता है कि दूसरी चीज़ में जो बता रहा था कि हो सकता है उससे बीमारियां भी फैलती हैं, राइट। तो कुल मिलाकर ये कि पक्षी अपने पक्षियों को बागवानी से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो पक्षी होते हैं वो फलों के फूलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जब फल पकने लगे होते हैं तो उससे भी अगर अधिक मात्रा में पक्षी आ जाते हैं तो उससे भी फलों के उत्पादन में कमी आती है, राइट। वैसे ही क्या हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे, राइट। पशु भी जो आवारा पशु हैं, अगर वो बगीचे में प्रवेश कर जाएंगे तो हो सकता है जो छोटा पौधा है उसको ही खा जाएंगे, या उसके फूल को खा जाएंगे, या एक तरीके से बगीचों को भी नष्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कीड़ा। जब कई फल पकने वाले होते हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अमरूद हो, जामुन हो, या फिर सेब हो, राइट, जब ये फल पकने वाले होते हैं तो कई बार जहाँ से जो डंठल होता है वहाँ से कई प्रकार के रोग लगना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये जो फल होते हैं कई बार डालियों से ही गलना शुरू हो जाते हैं, राइट, या फिर उनकी जो मिठास होती है या ये सूख जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब की वजह से भी फल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। अब इसके बाद में अगला हो जाएगा यहाँ पर रख रखाव एवं क्या हो जाएगा, सुरक्षा। देखिए, तो बगीचे का रखरखाव एवं उसकी सुरक्षा अति आवश्यक होती है। अर्थात जहाँ पर जो फलदार पौधे हैं या वृक्ष हैं उन पर नियमित रूप से पानी देना उनको आवश्यक होता है। समय अनुसार वहाँ पर आसपास जो है वो खरपतवार निकालना भी क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही पशुओं से, पक्षियों से, कीटों से उनकी सुरक्षा भी अति अनिवार्य होती है। अगर इन बिंदुओं पर भी ध्यान नहीं देंगे तब भी जो है फलों का उत्पादन क्या होगा, प्रभावित होगा। और यही जो थी फल उत्पादन की हमने जो है समस्याओं के बारे में चर्चा की। अब हम फल उत्पादन की समस्याओं के समाधान पढ़ेंगे। जितनी भी समस्याओं की हमने चर्चा की है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है उसको हम बिंदुवार यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला तो हो जाएगा कि जब फलदार पौधों का या वृक्षों का रोपण किया जाए तो अच्छी भूमि का चुनाव करना चाहिए, ताकि फलदार पौधों को या वृक्षों को उचित एवं जो आवश्यक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी पर्याप्त आपूर्ति हो सके। दूसरा, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। समय पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, पानी दे होना चाहिए, राइट। कीटनाशक और जो है कीटनाशक के माध्यम से कीड़ों का नियंत्रण होना चाहिए, राइट। खरपतवार का नियंत्रण होना चाहिए, राइट। फिर अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्म की प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। जाहिर सी बात है आप बाजार से स्वस्थ आकर्षक जो है फलों को खरीदना चाहेंगे जिसमें पोषण की मात्रा भरपूर रहे। इसके लिए अगर उन्नत बीज होंगे तो ग्राहक जो है उन फलों को ज़्यादा खरीदेंगे भी सही, उससे स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और उन फलों की जो है उत्पादन में वृद्धि से जो है स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। इसीलिए उन्नत किस्म की प्रजातियों का जो है वो रोपण किया जाना चाहिए। फिर प्लांट रेगुलेटर्स का प्रयोग होना चाहिए, राइट, ताकि जो पौधों की या जो वृक्ष है उनकी हाइट आवश्यकता से अधिक ना हो पाए या आवश्यकता से कम भी ना रह पाए। इसके साथ ही जो शाखाएं हैं उनमें भी ज़्यादा बिखराव ना हो, फैलाव ना हो। इसके लिए एक संतुलित विकास के लिए प्लांट रेगुलेटर्स का प्रयोग हो जाएगा। फिर स्थानीय क्षेत्र पर जो विशेष जलवायु में जिन फलदार वृक्षों का या फलदार पौधों का
प्राकृतिक तरीके से उत्पादन होता है, राइट, उस पर और अधिक शोध करना चाहिए, राइट। अगर कोई क्षेत्र विशेष का कोई फल है जिसमें विशेष पोषक तत्व पाया जाता है, राइट, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही जो स्थानीय फलों की किस्में हैं उसमें जो भी समस्याएं हैं उनका तकनीकी रूप से उनका निदान करना चाहिए, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर जब फलों का उत्पादन हो जाता है तो उनको बगीचे से बहुत सावधानी तरीके से उनको फलों से तोड़ना, फिर उनको उपयुक्त परिवहन के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना और बाजार में उनको समय रहते हुए उनकी बिक्री करना, इस प्रक्रिया को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर यह प्रक्रिया भी नहीं होगी तो उससे जो है फल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में परिवहन के उतने उपयुक्त साधन नहीं है, राइट, इसीलिए कई जो फल होते हैं, जैसे हमने बात की केला की है, राइट, केला हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, राइट, वो मुश्किल से कितनी होगी, 8 से 10 दिन होगी। अगर हम इनको समय रहते हुए बाजार नहीं ले जाएंगे तो ये समय के साथ में सूखने लगेंगे, राइट, इनके जो पोषक तत्व हैं वो कम होने लगेंगे और जैसे जैसे ये बिकने में ज़्यादा दिन लगेगा इनकी जो कीमत है वह भी कम होती जाएगी, राइट। इसके निराकरण के लिए अगर लंबा हमको, जैसे अगर बहुत दूर परिवहन करना है या इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है तो उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनका स्थापना करना चाहिए ताकि उन फलों को सुरक्षित उनका भंडारण किया जा सके, राइट। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की, राइट। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में फलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल पर प्रकाश डालिए, या मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में कौन कौन से फलों का उत्पादन होता है, इसको बहुत अच्छे से समझाइए, राइट। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो स्थानीय फल हैं, केला, आम, मीठा नींबू, जैसे मौसम्बी है, पपीता है, तथा अधिकांश जो फल हैं वो लगभग जो है प्रत्येक जिले में उत्पादित किए जाते हैं, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये जो मध्य प्रदेश के एक विशेष जो जिला है वो विशेष फल के लिए जाना जाता है। हालांकि कुछ जिले हैं जिसमें विशेष फल, जैसे रतलाम है वो अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है, राइट, जबलपुर आम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में औसत रूप से लगभग सभी प्रकार के फल जो है उत्पादित किए जाते हैं और मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले जो फल हैं उसमें केला हो जाएगा, आम, राइट, मौसम्बी, पपीता, अमरूद, संतरा तथा आंवला इत्यादि फलों का उत्पादन होता है। अब अगर हम फलों का उत्पादन का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में देखें तो 2011-12 में 1.6 लाख हेक्टेयर पर जो है फलों का उत्पादन होता था, जो कि 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया है, 3.6 लाख हेक्टेयर इतना इसका उत्पादन होता है। और ये जो सभी आंकड़े हैं ये मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, राइट, 2020-21, राइट, और 19-20, ये 2-3 जो है जहां से मुझे डाटा मिला है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 और 20-21 यहाँ से जो लिए हैं, तो 2011-12 में 1.6 लाख हेक्टेयर पर फलों का उत्पादन होता था, जो कि लगभग क्या है 2 गुना से अधिक या 3 गुना होने वाला है, अर्थात 3.6 लाख हेक्टेयर पर वर्तमान समय में फलों का जो है वो उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम देश में मध्य प्रदेश के स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश का अलग अलग फलों के उत्पादन में देश में अलग अलग जो है स्थान निर्धारित है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अमरूद के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, वहीं अगर हम संतरे की बात करते हैं तो संतरे के उत्पादन में दूसरा स्थान है एवं केला उत्पादन में छठा स्थान है। बाकी के जो फल हैं वो औसत रूप से मध्य प्रदेश में उत्पादित होते हैं। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर सब्जी विज्ञान, राइट। सब्जी विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सब्जियों का उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, राइट।
अब सब्जियों का महत्व क्या होता है, तो ये एक जो है वैज्ञानिक प्रश्न हो जाएगा। सब्जियां जो हैं वो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो सब्जियां जो है, सब्जियों में कई पोषक तत्व एवं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। और यह सब्जियों का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्व हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि न केवल जो सब्जियां हैं वो हम दैनिक रूप से उनका उपभोग करते हैं, इसके साथ ही उद्योगों में अचार, मुरब्बा या फिर जो पैक्ड फूड होता है उसमें भी कच्चे माल के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ जो सब्जियां होती हैं वो औषधि के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, राइट। जैसे पालक जो है वो लोह की कमी होने पर जो है पालक की पत्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, राइट। वैसे ही मेथी है। तो अलग अलग जो जितनी भी सब्जियां होती हैं वो अलग अलग रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, उनके उपचार में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही उत्पादन, अगर सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है तो पर हेक्टेयर में जो किसान की इनकम जो होती है पर हेक्टेयर खेत में वो भी वृद्धि हो जाती है। और इसकी वजह से जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक होते हैं वो बहुत छोटे भूभाग पर अधिक मात्रा में फल एवं सब्जियों का उत्पादन करके वो अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि हमें जो है उद्यानिकी से संबंधित समस्याएं एवं मुद्दे पढ़ना है, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि सब्जियों के उत्पादन में कौन कौन सी समस्याएं जाती हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने वहाँ पर फलों के उत्पादन में आंतरिक कारण और जो बाह्य कारण पढ़े थे, राइट, वैसे ही हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी के उत्पादन, राइट, सब्जी उत्पादन के भी क्या हो सकते हैं, आंतरिक कारण हो सकते हैं, राइट। तो सब्जी उत्पादन के आंतरिक कारण एवं बाह्य कारण, जिसमें अगर हम आंतरिक कारणों की बात करेंगे तो आंतरिक कारण चाहे फल की बात हो, सब्जी की बात हो या फिर फूलों की बात हो, सब के लिए क्या रहेंगे, एक से ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आंतरिक कारण है, राइट, आंतरिक कारण में पौधों का विकास, राइट, फिर पौधों में फूल, कलिका, फल, बीजों का जो निर्माण हो जाएगा, राइट, प्रकाश जो है। तो आंतरिक जो कारक हैं, चाहे वो फलों से संबंधित हों, सब्जियों से संबंधित हों या फूलों से संबंधित हों, ये हमेशा क्या रहेंगे, एक से रहेंगे। तो सब्जी उत्पादन की समस्याओं में सबसे पहले तो सब्जी के क्या हो जाएंगे, आंतरिक कारण हो जाएंगे, जिनको हमने बहुत अच्छे से किस में पढ़ लिया है, फल उत्पादन की समस्याओं में आंतरिक जो समस्याएं हैं, आंतरिक कारण हैं, उनको हम समझ चुके हैं। अब जो वह कारण है उसमें हम समझ सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जी उत्पादन में तकनीकी अभाव होता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं गन्ना की या गेहूं की, तो यहाँ पर गन्ना एवं गेहूं का जो पकने का ड्यूरेशन होता है, गन्ने का तो 1 साल से अधिक होता है, 14 से 15 महीने का होता है, राइट, गेहूं का भी 2 से 3 महीने का होता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों का जो है मेंटेन, उनका सब्जियों का प्रबंधन करना, अर्थात समय पर पानी देना, समय पर कीटों का नियंत्रण करना, राइट, फूल आने पर जो है महत्वपूर्ण फूल के वृद्धि के लिए जो है उर्वरकों का छिड़काव करना, राइट, विशेष रूप से यहाँ पर खरपतवार का ध्यान रखना। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो सब्जी उत्पादन में क्या होगी, कठिनाई जाएगी। क्योंकि मिर्ची है, पालक है, धनिया है, राइट, आलू है, लहसुन है, हर एक जो सब्जी है उसके उत्पादन की अलग अलग विधि होती है। इसीलिए सब्जी उत्पादन में हमारे प्रदेश में तकनीकी अभाव पाया जाता है। अर्थात हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो कृषक हैं वो सब्जी उत्पादन में उनको कौशल प्राप्त नहीं होता है, जानकारी प्राप्त नहीं होती है या कार्यकुशलता नहीं होती है। दूसरा जो कारण है कि अगर सामान्य रूप से देखें तो आलू, टमाटर, भिंडी, गिलकी, इन ही सब्जियों का जो है औसत रूप से पूरे मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। लेकिन
कई और सब्जियां होती हैं जिनमें कई विटामिन होते हैं, महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जिनका आसानी से उत्पादन भी किया जा सकता है, उनकी जानकारी ही नहीं होती है। जानकारी नहीं होगी तो उनका उत्पादन नहीं होगा, अर्थात जानकारी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो समस्या है वो हो जाएगा यहाँ पर कि सब्जियों की जो सेल्फ लाइफ होती है वो फलों से भी क्या होती है, कम होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं पालक की, अगर पालक को आज खेत से निकाला गया है और विद इन 2 डेज अगर उसको सब्जी बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया तो जो जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, धनिया है, राइट, चावला है, वो सभी जो हैं उनके पोषक तत्व कम हो जाएंगे या वो क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। तो फिर वो स्वादिष्ट जो है, एक तो स्वादिष्ट नहीं लगेंगी और उनके जो पोषक तत्व वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही जैसे टमाटर है, गिलकी है, राइट, ये सभी जो सब्जियां हैं इनकी सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये शीघ्र खराब हो जाती हैं। और शीघ्र खराब हो जाती हैं अगर हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सब्जियां उत्पादन तो हो जाएंगी, लेकिन अगर समय पर उनकी बिक्री नहीं हो पाई तो वो जल्दी खराब हो जाएंगी और उससे भी सब्जी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि एक तो सब्जियों की जो है सब्जियां शीघ्र खराब हो जाती, उसके साथ ही हमारे प्रदेश में परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है कि हम फटाफट, अगर हमारे देश में जो है ग्रामीण क्षेत्र है या सब्जी उत्पादक क्षेत्र है, अगर वहाँ से बाजार तक अच्छे सड़कें नहीं हैं, सड़कें नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन की जो है फैसिलिटी नहीं होगी, जिससे जो यातायात या जो ट्रांसपोर्टेशन की जो टाइम है वह भी क्या होगा, समय भी क्या होगा, अधिक लगेगा, जिससे फल एवं सब्जियां अधिक खराब होंगी, राइट, फल सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज की और अच्छे परिवहन की, अच्छी सड़कों की अति आवश्यकता है। फिर उन्नत किस्म के बीज जो हैं वो भी उपलब्ध नहीं होते हैं, राइट। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वही जो हम दैनिक रूप से इस्तेमाल करते हैं उन्हीं सब्जियों के बीजों का इस्तेमाल करके घर पे ही जो है सब्जी उत्पादित की जाती है, राइट, जिससे उनका उत्पादन भी कम होता है और पोषक तत्वों की भी कमी होती है। अगला, कई बार जो कृषक होते हैं वो सब्जियों के प्रयोग में अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे भी पोषक तत्वों में न केवल कमी आती बल्कि वो स्वास्थ्य के लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन, राइट, ऑक्सीटोसिन का जो है प्रोडक्शन, उत्पादन एवं वितरण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन, चाहे पौधों की बात करें या मनुष्य की बात करें, तो ये यहाँ पर जैसे सब्जियों में इस ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल करके एक रात में ही जो है, जैसे लौकी है तो लौकी में इंजेक्शन लगाया, वो 1-2 दिन में ही उसका आकार जो है 5 से 6 किलो का हो गया, राइट। वैसे ही जो है दुधारू पशुओं में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से क्या हो रहा था कि जैसे जो गाय भैंस है उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जा रहा था। फल एवं सब्जियों का जो है आकार बड़ा करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, वहीं जो है बालिकाओं की तस्करी में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता था, राइट। जो छोटी बालिका होती थी उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता था, जिससे वो समय से पहले ही उनकी परिपक्वता आ जाती थी। इस वजह से इसका इतना अधिक दुरुपयोग हो रहा था कि सरकार ने आखिर में जाकर इसके उत्पादन पर एवं वितरण पर रोक लगा दी। अब केवल और केवल सरकार की अनुमति से ही ऑक्सीटोसिन का जो है वो उत्पादन हो सकता है। तो ये तो केवल एक उदाहरण है, इसके अलावा भी कई ऐसे अन्य हानिकारक रसायन होते हैं जिनका अगर ज़्यादा प्रयोग होगा तो जाहिर सी बात है जो हार्मफुल केमिकल हैं वो हमारी फूड चेन में प्रवेश कर जाएंगे और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर फल सुरक्षा जो साधन है उनकी भी कमी है, राइट। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, वहीं जो कुछ फल होते हैं उनको हवा या खुले में रखना होता है, राइट।
या जैसे जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उन पे पानी का छिड़काव होना चाहिए, नमी युक्त उनको स्थान पे रखा होना होता है, तो ये साधनों की कमी होती है। वैसे ही अगर बम्पर पैदावारी हो जाए तो उचित भंडारण नहीं होता है, राइट। जैसे हमारा मध्य प्रदेश की बात करें तो खंडवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, कपास वो प्याज का इतना भरपूर उत्पादन होता है कि 1-2 रुपए किलो जो है वो प्याज बेचना पड़ती है, और कई बार किसान जो है सड़कों पर ही फेंक के चले जाते हैं, राइट। तो ना उचित भंडारण की उचित व्यवस्थाएं हैं, राइट, ना शीतगृह हैं। तो कुल मिलाकर जब एकदम से बम्पर पैदावारी होती है तो जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोक में बहुत सस्ते दामों पर खरीदते हैं, और बाद में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके बहुत ही महंगे दामों पर सब्जी बेची जाती हैं। तो ये सब्जियों की प्रमुख समस्याएं हैं जिसको हम बहुत अच्छे से और परीक्षा में उसको मतलब लिख सकते हैं। अगला, सब्जी उत्पादन की जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए सुझाव, राइट। तो उनको हम निम्न बिंदुओं से जो है वो सुझाव दे सकते हैं, कुछ तो जो है वो कॉमन है, राइट। पहला हो जाएगा उचित बीजों एवं किस्मों का चुनाव हो जाएगा। फिर फलों के जो रोग हैं एवं कीटों से बचाने के लिए विशेष खरपतवार एवं कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, राइट। वैसे ही सब्जियों की जो है वृद्धि के लिए खाद एवं उर्वरक की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, राइट। फिर चूंकि जो फल जो सब्जियां होती हैं उनकी सेफ लाइफ कम होती है, इसीलिए बाजारों तक पहुंचाने के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, राइट। या फिर उनको अधिक पैदावारी होने पर शीत गृहों में या बीज भंडारों की भी क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। इसके साथ ही जैसे ही फसल तैयार होती है तो बाजार से लेकर उसको परिवहन, फिर मार्केट बाजार में मंडियां और उचित दाम पर उनको खरीदने के लिए, अर्थात जो विपणन संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी होनी चाहिए, और भविष्य में पोषण युक्त अधिक सेल्फ लाइफ वाली, राइट, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने वाली जो जितनी भी सब्जियां हैं उनको और अधिक विकसित करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम मध्य प्रदेश में सब्जियों तथा जो मसालेदार सब्जियां हैं वो कितने क्षेत्रफल पर उगाई जाती हैं और उनका मध्य प्रदेश में जो उत्पादन है उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। मध्य प्रदेश में लगभग सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं वो लगभग सभी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, राइट। मध्य प्रदेश में आलू, प्याज, मीठे आलू, फूल गोभी, भिंडी, बैगन, लौकी, राइट, पत्ता गोभी, लगभग सभी प्रकार की जो है वो सब्जियां उगाई जाती हैं, राइट। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2017-18 में 8.4 लाख हेक्टेयर जो है भूमि पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता था, जो कि 2018-19 के जो अंतिम आंकड़े हैं उसमें बढ़कर कितना हो गया है, 8.6 लाख हेक्टेयर हो चुका है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जो सब्जी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है या सब्जी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, और पूरे देश में सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। वहीं अगर हम कुछ विशेष सब्जियों की बात करें जैसे प्याज एवं हरी मटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, राइट। तो टमाटर के उत्पादन में तीसरा तथा आलू के उत्पादन में चौथा स्थान है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सब्जी के अलावा जो मसालेदार सब्जियां हैं, राइट, जैसे मिर्च हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में मसालों का भी उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, जिसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सभी महत्वपूर्ण मसालेदार जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन किया जाता है, और मध्य प्रदेश में मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, राइट, इनका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही अच्छी बात यह है कि हमारा जो है रीवा सागर क्षेत्र है, राइट, रीवा सागर सतना, राइट, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यह लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता है, राइट। तो मध्य प्रदेश लहसुन एवं मिर्च के उत्पादन में जो है सबसे महत्वपूर्ण या अव्वल स्थान रखता है। अगर हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र मिर्ची उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वहीं जो रीवा पन्ना का पठार है वह लहसुन के उत्पादन में जाना जाता है, और देश में प्रथम स्थान है लहसुन एवं मिर्च के उत्पादन में, राइट। हालांकि कभी कभी महाराष्ट्र भी पहले स्थान पर होता है। इसके साथ ही धनिया के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है।
अब अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 2017-18 में मसालों उगाने का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 7.38 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन कितना होता था 40.79 लाख मीटर टन। ध्यान रखना ये यहाँ पर क्वांटिटी है, तो 7.3 लाख हेक्टेयर पर जो है सब यहाँ पर मसालों का उत्पादन होता है और उसकी मात्रा हो जाएगी 40.79 लाख मीट्रिक टन, इतना उत्पादन होता है। राइट, इसके साथ ही अगर हम 2018-19 के अंतिम आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है लगभग क्या है, घट गया है 7.24 और उत्पादन कितना है लगभग उतना ही है 40.78 लाख मीट्रिक जो टन है वो अनुमानित है। इसके साथ ही कुल ओवरऑल उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अब हम पुष्प विज्ञान या पुष्पोद्यान के बारे में पढ़ेंगे। राइट, पुष्प विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुष्पों का उत्पादन तथा उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। राइट, और इसके साथ ही इसमें फूलों की खेती, राइट, बाग अलंकृत करने वाले पेड़ पौधों का भी अध्ययन किया जाता है। राइट, अब हम समझते हैं कि पुष्प उत्पादन का महत्व क्या है। तो यहाँ पर हमारे देश में कई कारणों से फूलों को उगाया जाता है, जैसे सजावट के लिए, दूसरा हो जाएगा मनोरंजन के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व अधिक होता है। राइट, मंदिरों में पूजा पाठ करने में फूलों का महत्व, फिर आर्थिक महत्व हो जाएगा। राइट, बुके के रूप में जो पार्टी है, किसी से जब हम मिलने जाते हैं तो बुके के रूप में हम फल या फूलों का गुलदस्ता ले जाते हैं और कई फूल जो होते हैं उनमें औषधीय गुण भी होते हैं। राइट, अब हम मध्य प्रदेश में बागवानी या मध्य प्रदेश में उद्यानिकी को पढ़ेंगे। राइट, तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी की क्या समस्या है, सरकार ने उद्यानिकी के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राइट, तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी समय के साथ बढ़ता हुआ क्षेत्र है, अर्थात मध्य प्रदेश में समय के साथ साथ बागवानी में वृद्धि होती जा रही है या उद्यानिकी में विकास हो रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है जिसका प्रयोग फसलों के उत्पादन के साथ साथ बागवानी हेतु अर्थात फलों का उत्पादन हो जाएगा, सब्जियों का उत्पादन हो जाएगा एवं फूलों के उत्पादन के लिए भी मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए जा सकते हैं। राइट, एवं इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक वातावरण है, मध्य प्रदेश की जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की मिट्टी है, ये सभी बागवानी के विकास के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अर्थात अनुकूलतम जो है दशाएं मध्य प्रदेश में विद्यमान है। इसके साथ ही अगर दूसरा हम यहाँ पर कारण देखें कि जो उद्यानिकी है, राइट, ये श्रम प्रधान जो है श्रम प्रधान में आता है। राइट, तो चूंकि उद्यानिकी श्रम प्रधान है इसीलिए एक और मध्य प्रदेश में न केवल सब्जियों का, फलों का, पुष्पों का उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे स्वास्थ्य में या औषधीय गुणों में जो है सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे, अर्थात मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा, औषधीय विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होंगी। राइट, खनिज लवण एवं कई कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो फल एवं सब्जियों से प्राप्त होंगे, तो पोषण स्तर भी बढ़ेगा और गरीबी भी घटेगी। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी फसलें हैं जिसमें फल, फूल एवं सब्जियां आ जाती हैं, 2014-15 में 15.4 लाख हेक्टेयर पर उद्यानिकी का जो है उत्पादन होता था। राइट, वहीं अगर हम देखें तो कुल बोए गए जो क्षेत्रकाल का कितना है 6.5% है, अर्थात 2014-15 में 15.4 लाख हेक्टेयर पर बागवानी का उत्पादन होता था जो कि भूमि का कितना था 6.5। अब अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी का जो उत्पादन है वो 40.9 लाख हेक्टेयर हो चुका है। राइट, इसके साथ ही देश में बात करें तो देश में मध्य प्रदेश
उद्यानिकी के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ओवरऑल अगर बाकी के राज्यों से तुलना करें तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान आता है, राइट। इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश औषधीय एवं अच्छे स्वस्थवर्धक जो फल हैं उसके उत्पादन में भी अव्वल माना जाता है। और इसके साथ ही जो है फूल के उत्पादन में जो है तीसरा स्थान रखता है। अब हम ओवरऑल तरीके से देखें तो मध्य प्रदेश में बागवानी की समस्याएं, राइट। तो यहाँ पर हमने अभी मुद्दों के बारे में पढ़ा था। अब अगर पूरा पूछा जाए, अर्थात अभी हमने जो है सब्जी विज्ञान की, फिर सब्जी विज्ञान की, फल विज्ञान की जो है अलग अलग फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन की समस्याएं पढ़ी। अगर हम पूरे बागवानी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बागवानी की कई समस्याएं हैं जिनको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार छोटा है और मध्य प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसान जो है 50% से अधिक है। यही कारण है कि इन किसानों के पास में पर्याप्त निवेश के साधन नहीं होते हैं और ये जीवन निर्वाह खेती अर्थात जो खाद्यान्न फसलें उनका ही उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं पुष्प उत्पादन पर इनकी रुचि नहीं होती है। दूसरा हो जाएगा, हमारे मध्य प्रदेश में जो जोत है वो टेढ़े मेढ़े आकार की है, अर्थात वहाँ पर मशीनीकरण भी संभव नहीं है, जिसकी वजह से भी इनके उत्पादन में, यह बागवानी का उत्पादन कम होता है। तीसरा, मध्य प्रदेश में बागवानी के लिए नहरों की या आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का भी अभाव पाया जाता है। फलस्वरूप हमें वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ने से भूजल की भी गिरावट आ रही है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आना हो जाएगा, या किसी वर्ष जब पानी बरसात कम होती तो बाढ़ या सूखे की वजह से भी जो मध्य प्रदेश में फसलों के साथ साथ फलों एवं सब्जियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके उत्पादन में कमी आती है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में उचित जानकारी ना होने की वजह से अंधाधुंध तरीके से, चाहे वो गेहूं हो या फिर फल हो या सब्जियां हो, उसमें उर्वरकों का और इसके साथ ही कीटनाशकों का भी अंधाधुंध या अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से न केवल मृदा प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि हमारी खाद्य श्रृंखला भी दूषित हो रही है। इसके साथ ही जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है योजना अच्छे से लागू हो चुकी है, उसके बावजूद इसका ग्राउंड लेवल पर जो क्रियान्वयन है वो अपेक्षा अनुरूप नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी मृदा परीक्षण की जो लेबोरेटरी हैं, सॉइल जो टेस्टिंग की जो लेबोरेटरीज हैं, उसकी कमी पाई जाती है एवं किसानों के या किसानों तक भी ये जागरूकता नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ना तो अच्छी परिवहन की विशेषताएं हैं और ना ही मध्य प्रदेश में पर्याप्त भंडारण है और ना ही मध्य प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयां हैं। और ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें, परिवहन, राइट, प्रसंस्करण इकाइयां एवं भंडारण, ये तीनों ना होने की वजह से मध्य प्रदेश में जो बागवानी है उसका स्तर अभी बहुत कम है, राइट। सोचिए, अगर परिवहन अच्छा होगा तो हम भरपूर मात्रा में फल, सब्जी एवं फूलों का उत्पादन करेंगे और उनको न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनको सप्लाई कर सकते हैं। भंडारण सुविधाएं अच्छी होंगी तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है, चाहे प्याज है, आलू है, फल है, सब्जी है, उसका हम उसको शीतगृह में स्टोर कर सकते हैं, राइट। और प्रसंस्करण होगा तो उसको तुरंत के तुरंत कंपनियों के द्वारा अच्छे उचित मूल्य दाम पर खरीदा जाएगा, जिससे नए उत्पादों की वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में बागवानी की जो समस्या है ये पड़ी है। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिसमें से हम हर एक योजना को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में बागवानी या उद्यानिकी के उत्पादन में वृद्धि के लिए
महत्वपूर्ण योजनाएं, या फिर ये प्रश्न जो है 11 नंबर में भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी की समस्या को निजात पाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, या फिर मध्य प्रदेश में बागवानी के उत्थान में सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं उसकी समीक्षा कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए। तो उनको हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बागवानी के उत्थान में जो कुछ भी समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए सरकार ने समय समय पर सब्जी विशेष, फल विशेष या फूल विशेष या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कई प्रकार की योजनाएं लागू की हैं, कई कार्यक्रम चलाए हैं और कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। फल पौधरोपण योजना, राइट, जो फल पौधरोपण योजना है ये मध्य प्रदेश में उद्यानिकी या बागवानी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती, और ये विशेषकर किसके लिए है? ये है यहाँ पर फल पौधरोपण योजना, अर्थात ये यहाँ पर फलों के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ये योजना मध्य प्रदेश में बहुत पहले से लागू थी, जिसको 2016-17 में एक नए ढंग से इसको लागू किया गया है, राइट। इस योजना के अंतर्गत मैंने बताया है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं उनको उपयुक्त मिट्टी पर, जहाँ पर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, राइट, उनको उचित दूरी पर एवं उचित जलवायु वाले क्षेत्रों में रोपण उनका किया जाना चाहिए, ताकि फल उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए जो किसान हैं उनको आर्थिक लागत है उसका 40% क्या देगी, अनुदान देगी। अर्थात यहाँ पर कुल लागत का उचित एवं उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में उन पौधरोपण होने पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। और इस अनुदान जो है ये 40% आर्थिक लागत का अनुदान दिया जाएगा, जो कि 3 वर्षों में दिया जाएगा, जिसमें जो पहला वर्ष है 60, दूसरा जो वर्ष है उसमें 20% और जो तीसरा जो साल है उसमें 20%, अर्थात 60-20 के अनुपात में ये 40% अनुदान सरकार के द्वारा जो है कृषकों को दिया जाएगा, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना, राइट। अब मध्य प्रदेश में जैसे कि योजना है क्या, विस्तार योजना, तो सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना भी 2016-17 से इसको मध्य प्रदेश के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। और चूंकि मध्य प्रदेश में अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं, जिसके पास में पूंजी का अभाव होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार सब्जी का जो उत्पादन एरिया है उसको बढ़ाने के लिए या फिर क्षेत्र विस्तार करने के लिए यहाँ पर सरकार सब्जी के क्षेत्र विस्तार के लिए सरकार जो आर्थिक लागत है उसका 50% क्या देगी, अनुदान देगी। या तो 50% या फिर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है, जो भी दोनों में कम हो। तो सब्जी क्षेत्र विस्तार करने के लिए अर्थात सब्जी उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार जो है कुल आर्थिक लागत का जो है 50% अनुदान देगी, या फिर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार के द्वारा देय होगा, राइट। वैसे ही क्या हो जाएगा, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, तो मध्य प्रदेश में जो मसालेदार सब्जियां हैं, मिर्ची हो जाएगी, धनिया हो जाएगी, राइट, लहसुन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, उनके विस्तार के लिए भी अर्थात लघु एवं सीमांत कृषकों को पूंजी की सहायता देने के लिए सरकार भी इसको बढ़ावा देगी। और सरकार मसाला क्षेत्र में विस्तार करने के लिए भी जो आर्थिक लागत है उसका 50% जो है वो अनुदान के रूप में सरकार किसानों को देगी, या तो 50% या प्रति जो हेक्टेयर है वो 10,000 रुपये की जो है वो राशि यहाँ पर सरकार के द्वारा इन दोनों में से जो भी कमी होगी वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे ही क्या हो जाएगा, औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार,
ये भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही योजना है। अर्थात मध्य प्रदेश में ऐसी फसलें या ऐसे पौधे, फल पौधे या सब्जी पौधे या पुष्प जिनके औषधीय गुण होते हैं, राइट, जो कई बीमारियों के निराकरण में सहायक होते हैं, राइट, एवं जो सुगंधित फूल हैं, सुगंधित फल हैं, उनके फसल क्षेत्र में विस्तार के लिए भी सरकार जो है वो यहाँ पर अनुदान देगी, राइट। अगला हो जाएगा व्यवसायिक उद्यान की फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन। एक तरीके से सरकार इस योजना के माध्यम से व्यवसायिक फसलों की उन्नति को बढ़ावा दे रही है। कमर्शियल अर्थात किसान अब किसान जो हैं, जैसे आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हम हमारे घरेलू उपयोग के लिए खेत में या हमारे बाड़े में जो है फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फूलों का उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन अब जो खाद्यान्न फसलें उनको छोड़कर, राइट, कमर्शियल पर्पज से व्यवसायिक जो है बागवानी, उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार जो है अनुदान भी दे रही है, जो कृषक हैं उनको जानकारी उपलब्ध करा रही है, प्रशिक्षण दे रही है, राइट। अगला हो जाएगा उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा योजना। एवं इस हेतु सरकार 50% जो जितने भी यंत्र हैं उनकी जो लागत है, लागत का 50% जो है वो अनुदान के रूप में, राइट, या 50% जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा इन यंत्रों को परचेज करने पर जो है कृषकों को दी जा रही है। अगला हो जाएगा यहाँ पर प्रदर्शनी, मेला एवं प्रचार प्रसार। हमारे मध्य प्रदेश में, राइट, सब्जी हैं, फल हैं, फूल हैं, उनकी उन्नत किस्म की बीजों का अभाव है या उसकी जानकारी नहीं है, राइट, उत्पादन का तरीका पता नहीं है, राइट, किस तरीके से बागवानी होनी चाहिए इसकी जानकारी का अभाव है। इसीलिए सरकार जो है सरकार यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से मेला में, प्रदर्शनी एवं मेला में किसानों को फल फूल सब्जी के उत्पादन की जो आधुनिक विधियां हैं, आधुनिक जो बीज हैं, आधुनिक तरीके हैं, उनका यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है ताकि उद्यानिकी या बागवानी को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही बाड़ी, राइट, जैसे हमारा जो स्थानीय भाषा का शब्द है बाड़ा, जिसको बोलते हैं, हमारा खलिहान होता है या घर के आसपास की जो भूमि होती है उसको हम बाड़ा बोलते हैं। उस बाड़ा में किचन गार्डन के लिए आदर्श कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सरकार इसके लिए 75 रुपये पैकेट, राइट, 75 रुपये पैकेट वाले आधुनिक किस्म के जो सब्जी के जो बीज हैं, राइट, जो किसी भी क्षेत्र विशेष में जलवायु, राइट, जलवायु उपयुक्त, मिट्टी उपयुक्त, वहाँ के वातावरण उपयुक्त जो भी, राइट, पोषक युक्त जो भी सब्जियां हैं उनके बीज को 75 रुपये जो पैकेट, जिनकी जो कीमत होती है, वो पैकेट जो है सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में वितरित किए जा रहे हैं, राइट। इसके साथ ही सरकार मौसम आधारित फसल बीमा भी उपलब्ध करा रही है ताकि अगर किसी विशेष मौसम में किसी फलों की पैदावारी में कमी होती है या नुकसान होता है तो उसकी जो है भरपाई किससे हो सके, बीमा से हो सके, ताकि जो किसान हैं वो निश्चिंत होकर जो है फल फूल सब्जियां हैं उनका उत्पादन कर सकें और अगर कोई भी दिक्कत होती तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फसल बीमा हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण, राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर देश, हर राज्य की जो सरकार है वो ये चाहती है कि किसानों की आय क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, और किसानों की आय दोगुनी तभी हो सकती है जब कृषि के अलावा उनको अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाए या उनके आय के जो स्रोत हैं वो बढ़ाए जाएं। इसीलिए हर एक क्षेत्र में सरकार जो है वो फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार में भी कई फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, राइट, या फिर क्या हो जाएगा, मेगा फूड पार्क हो जाएगा,
मेगा फूड पार्क की स्थापना हो जाएगी, राइट, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो जाएगी। इनको सरकार बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सरकार मेगा फूड पार्क या फिर जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई है उसकी स्थापना के लिए सस्ते दामों पर भूमि का आवंटन कर रही है, उनसे टैक्स भी कम कर ले रही है, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है हमारे राज्य में इकाइयाँ स्थापित करें और इससे फल फूल सब्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो इससे जो है इनका उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे राज्य की आय भी बढ़ेगी। फिर फलदार पौधा क्या हो जाएगा, रोपण कार्यक्रम हो जाएगा। आप सबको पता है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा जो फलदार पौधे होते हैं उनका बंटवारा किया जाता है, ताकि ग्राम पंचायतों में आम, अमरूद, जामुन, केला, राइट, इनके फलों को ग्राम पंचायत के निवासी लें एवं उनका रोपण करें और उनके एक तरीके से उनके उत्पादन से अपने स्वास्थ्य को बढ़ावें, राइट। वैसे ही केला विकास योजना हो जाएगा। मध्य प्रदेश में केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए यह योजना चलाई जा रही है। फिर समन्वित सब्जी विकास योजना, राइट, मध्य प्रदेश में सब्जी उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार प्रचार प्रसार कर रही है कई योजनाओं के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, बीजों के माध्यम से सब्जी विकास योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर आलू विकास योजना हो जाएगी। वैसे क्या हो जाएगी, पुष्प विकास योजना हो जाएगी। तो ये तो विभिन्न योजनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे प्रदेश में उद्यानिकी या बागवानी को बढ़ावे के लिए कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि निरंतर रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये 3 जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो राष्ट्रीय उद्यानिकी क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा। दूसरा उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, संचालनालय हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा हार्टिकल्चर हब की स्थापना नीति 2012। तो यहाँ पर जो संचालनालय, ये एक ऐसी संस्था हो जाएगी जो कि निरंतर बागवानी के उत्थान के लिए कार्यरत है और हमारे प्रदेश में बागवानी के वृद्धि के लिए जो है एक तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन एवं हार्टिकल्चर हब की स्थापना 2012 नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनको हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। हमारे मध्य प्रदेश में बागवानी या उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 2005 या 6 से ही राज्य के 48 जिलों में इस नीति को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके प्रमुख उद्देश्य वही हैं कि पहला तो यही हो जाएगा कि उद्यान की फसलों का क्षेत्र विस्तार करना एवं जो भी उद्यान की फल फूल सब्जियां हैं उनके उत्पादन को दोगुना करना। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर निजी एवं शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौधरोपण सामग्री तैयार करना और उसका वितरण करना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो जलवायु अनुकूल फसलें हैं या फल हैं, जैसे आंवला, संतरा, अमरूद, सीताफल, आम, अनार, केले के नए बगीचे तैयार करना ताकि इनका उत्पादन बढ़ सके। फिर समन्वित कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू करना ताकि कीटों को नियंत्रित किया जा सके और आवश्यक पोषक तत्वों की उर्वरक के माध्यम से आपूर्ति की जा सके एवं जल संवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण करना, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, संचालनालय, राइट। तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण संचालनालय की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, राइट। इसके साथ ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि राज्य में जो जितने भी उद्यान की फसलें हैं, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, उद्यान की फसलें जिसमें फल फूल सब्जियां हो जाएंगी, तो राज्य में उद्यान की फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, रकबे को बढ़ाना एवं संतुलित जो है राज्य के लोगों को संतुलित आहार मुहैया कराना, ये उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण संचालनालय का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। इसके प्रमुख कार्य में पहला हो जाएगा उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं उनका वितरण करना। दूसरा जो औषधीय या सुगंधित फल फूल या पुष्प के पौधे हैं उनका विकास करना। फिर
फल फूल सब्जियों के उत्पादन की जो आधुनिक तकनीक है उनका प्रचार प्रसार करना एवं कृषकों को प्रशिक्षण देना। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर उद्यानिकी विकास एवं उसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना, राइट, बीजों के माध्यम से, आधुनिक जो पद्धतियां हैं उनके उपयोग के माध्यम से। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर हार्टिकल्चर हब की स्थापना नीति 2012। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर, राइट, फल एवं पुष्प उत्पादन के वृद्धि के लिए या उद्यानिकी के समग्र वृद्धि के लिए 10 जुलाई 2012 को, कब, 10 जुलाई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए इस हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना नीति 2012 को मंजूरी प्रदान की है, राइट। और इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि हमारे राज्य में जो उद्यानिकी फसलें हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, सब्जी हो, उनकी खेती को क्या करना, लाभकारी बनाना, एक तरीके से उन पद्धतियों को प्रमोट करना जिससे उत्पादन अधिक हो, किसानों की आय अधिक हो, इसके साथ ही उत्पादन में वृद्धि लाना एवं फसलों के पकने के बाद में जो प्रबंधन कार्य हैं उनको बढ़ावा देना, जैसे जो फल फूल हैं उनकी ग्रेडिंग करना, उनकी पैकिंग करना, गुणवत्ता में सुधार लाना, राइट, एवं विपणन के लिए व्यापक व्यवस्था व्यवस्थित करना है ताकि फल फूल या सब्जियां हैं वो जैसे ही उनका उत्पादन हो परिवहन के माध्यम से उनकी ग्रेडिंग हो जाए, उनकी पैकेटिंग हो जाए, राइट, और उनको शीतगृह में या तो स्टोर कर दिया जाए या फिर ग्रेडिंग और जो है पैकेजिंग के माध्यम से जो है उनको बाजारों में लाकर उनको अच्छे दामों पर बेच दिया जाए, राइट। इसके साथ ही इस नीति का जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस नीति के तहत हॉर्टिकल्चर हब में क्लस्टरों में तैयार होने वाले उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता की जो रोपण सामग्री है उसका उत्पादन, विपणन, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एवं पैकिंग आदि एक से अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था जो है वो करवाई जाएगी, राइट, ताकि इससे जो रोपण सामग्री है उसका उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो सके, अर्थात उचित मात्रा में बीज मिल सके, राइट, और जो फल फूल सब्जियों का उत्पादन है उसके बाद में विपणन के बढ़ावा देने के लिए ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, राइट, उनके लिए एक से अधिक जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ताकि बहुत अच्छे से इसका मैनेजमेंट हो सके, उसकी व्यवस्था करवाना यहाँ पर सरकार का क्या है, उद्देश्य है। तो ये थे उद्यानिकी से संबंधित मुद्दे एवं समस्याएं जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।